आज प्यार के रंग से भर दो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना बोली, आप सबको मुबारक हो, हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के पावन अवसर होली के दिन आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक केस स्टडी लेके आए हैं जो कि नेटवर्क सेक्शन के ऊपर है, नो सर्विस का इश्यू है। बहुत डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। क्लास में लाइव केस स्टडी है, जो इस तरह से हम अपने क्लास में स्टूडेंट के सामने ही केस स्टडी बनाते होते हैं। तो आज के इस केस स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ये हमारा वादा है। दोस्तों, आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में है और आप ट्रेसिंग जानना चाहते हैं, आप स्किल से कमज़ोर है या आप प्रोग्रामिंग में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट गुजरात जामनगर में है। हम यहाँ बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग पूरा डिटेल में सिखाते हैं। और अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है और आप ट्रेसिंग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्लास होता है उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं होती है, पूरा सर्किट का बेस नॉलेज होता है। पूरा डिटेल में हम बहुत डिटेल में बताते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे कोई प्रोग्रामिंग का बात हो, बहुत डिटेल में होता है। तो इस तरह से अगर मोबाइल रिपेयरिंग को आप अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने कस्टमर को आप सर्टिफाइड रिजल्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। हमारा हर मंथ की 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। एडवांस में बुकिंग होती है, अपना सीट बुक करवा सकते हैं यहाँ दिए गए नंबर से। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। चलिए ज़्यादा बात ना करके इस वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक बार नवंबर 2024 के क्लास के साथ एक बार केस स्टडी लेके आए हैं। आज हमारे पास एक मोबाइल है Redmi 9 पावर या पोको M3, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा नो सर्विस का इश्यू जो होता है, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम। इसमें इससे पहले भी मैंने यही मॉडल पे यूट्यूब पे एक मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है रेडियो ऑफ का, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस मोबाइल के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, नो सर्विस का जो इश्यू होता है जिसमें रेडियो ऑफ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है कि इसका APT ड्राइवर IC और 4G का PF IC, उसका क्लॉक एंड डाटा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है और कैसे चेक करना है, उसका ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन कई बार वहाँ से प्रॉब्लम ना होके कहीं और चीज़ से भी प्रॉब्लम निकलता है। और उस सॉल्यूशन में, उस केस स्टडी में मैंने खुल के बोला था कि मोबाइल में जब रेडियो ऑफ हो जाता है तो कोई एक जगह से नहीं होता है, ये इस मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो कॉमन फॉल्ट वहाँ से निकलता है। तो कई बार कुछ फॉल्ट ऐसे भी बनते हैं कि वो वहाँ से ना होके कहीं दूसरी और जगह से भी होता है। तो मुझे ये मोबाइल आज सुबह एक टेक्नीशियन ने दिया हुआ है जिसमें नो सर्विस का फॉल्ट है, मतलब नेटवर्क का रेडियो ऑफ है इसमें। और रेडियो ऑफ कंडीशन में ये जो जिस टेक्नीशियन ने मुझे दिया है उसका कहना ये है कि इसका WTR IC जो है वो उसने चेंज किया है, इसका 4G PF IC पे भी काम किया है, APT भी उसने चेंज करके देख लिया है, तो भी इस मोबाइल के अंदर है वो नो सर्विस है। और उसका तो कहना ये था कि जब मेरे पास मोबाइल आया था तब WTR IC वो चेंज करता था, तो कुछ टाइम तक, यानी जब मोबाइल फिट नहीं करता है उसकी बॉडी से, तब तक इसके अंदर नेटवर्क आ जाता है। जैसे ही मोबाइल को फिट कर दिया जाता है या सिम एक बार निकाल के लगा दिया जाता है तो फिर से ये रेडियो ऑफ में चला जाता है, ऐसा उसका कहना था। तो जब मुझे ये मिला तो मैंने जो नॉलेज के हिसाब से रेडियो ऑफ के लिए जो जो जिम्मेदार चीज़ें थी मैंने उसको चेक की, और चेकिंग के दौरान
मुझे एक फॉल्ट इसमें दिखाई दिया। सोचा कि आपके लिए एक केस स्टडी बना दिया जाए, जो कि हमारा जो क्लास है अभी 3-4 दिन हुआ है, तो उसके अंदर हमने अभी कंपोनेंट ही चल रहा है, कोई मोबाइल का सेक्शन अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर भी जब हम नेटवर्क सेक्शन आगे समझेंगे, तब जो नेटवर्क सेक्शन को अलग अलग हिस्सों में फॉल्ट के हिसाब से हम अलग अलग भाग करके सीक्वेंस के हिसाब से हम समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ, हमने यही चीज़ चेक किया था और यहाँ से ही फॉल्ट हुआ था। इस पर्पज़ से सोचा कि एक मौका मिला है कि एक केस स्टडी लाइव प्रैक्टिकल देखने का, तो हम इसका आपके सामने एक शूट करके देखते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन करके देखते हैं। इस पर्पज़ से मैंने सिर्फ इस मोबाइल के अंदर टेस्टिंग की है, कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मल्टीमीटर और डीएसओ से चेकिंग किया है। और चेकिंग के दौरान जो मुझे प्रॉब्लम सामने आया, उसके बाद सोचा कि आपके सामने ही उसको सोल्व करेंगे। तो इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है ये नो सर्विस का है, रेडियो ऑफ का है। इसमें ऑलरेडी सिम लगा हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि रेडियो ऑफ कंडीशन नो सर्विस जब होता है, तब हमारे सेटिंग में बैंड सिलेक्शन ऑप्शन इसके अंदर काम करना बंद हो जाता है। तो ऑलरेडी मोबाइल है, देखिए ऑन है, एक बार मैं दिखा देता हूं। देखिए ये मोबाइल में ये देखने के लिए हम क्या जाएंगे, इसके अंदर इसके सेटिंग में जाते हैं। जब हम सेटिंग में जाते हैं, इसके बाद यहाँ हमें जाना है इसके अंदर सिम कार्ड सेटिंग में। तो देखिए इसमें कौन सा कार्ड लगा हुआ है, एयरटेल का है। सिम 1 में है, सिम 2 में है, सिम 2 में है। तो हम सिम 2 पे एक बार अंदर जाएंगे। इसमें यहाँ आपको जाना है नेटवर्क टाइप में। तो नेटवर्क टाइप में आप जब जैसे ही जाओगे तो आप देखिए सब मेनू हाइड है। 2G 3G 4G मोड इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइड दिखाई दे रहा है। मतलब ये बैंड सिलेक्शन ऑप्शन जो है इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। देखिए इसमें जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो कोई ऑप्शन इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। जब कभी भी कोई भी नेटवर्क सेक्शन में आप सेटिंग में जाके अगर क्वालकॉम में इस तरह से देखते हो और बैंड सिलेक्शन ऑप्शन ऐसे अगर काम ना करे, तो उसका मतलब होता है कि इस मोबाइल में रेडियो ऑफ है। उसका मतलब होता है कि इसमें रेडियो ऑफ है। और इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर सिम लगी हुई है, तो भी नेटवर्क यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके अंदर नेटवर्क है, वो नहीं आ रहा है। देखिए है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है और बैंड सिलेक्शन ऑप्शन इसके अंदर काम नहीं करता है। देखा, इसके अंदर आप कोई भी बैंड सिलेक्शन ऑप्शन काम नहीं करता है। तो जब कभी आपके पास नो सर्विस का ऐसा इश्यू आए नेटवर्क में, नो सर्विस में जब कि कभी प्रॉब्लम आए, तो आपको पहला काम होता है कि सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके सिम सेटिंग में देखना है बैंड सिलेक्शन ऑप्शन काम करता है कि नहीं। जब बैंड सिलेक्शन ऑप्शन काम नहीं करेगा तो उसको माना जाता है कि इस मोबाइल में रेडियो को ऑफ करके रखा है, और ये इसके सॉफ्टवेयर ने रखा होता है। हार्डवेयर को पढ़ा गया है, कोई हार्डवेयर उसको नहीं मिला हुआ है, इस वजह से ये रेडियो को क्या कर देता है, ऑफ करता है। यानी अब अभी इसमें हम नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाते। तो जब भी कभी रेडियो ऑफ कंडीशन में मोबाइल आए तो आपको क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार होती है, क्या चीज़ें चेक करनी होती है, कैसे चेक करनी होती है, इसको हम कूल टेस्ट, हॉट टेस्ट एंड डीएसओ टेस्ट, 3 टाइप की टेस्टिंग से हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किधर है, किस लाइन का हो सकता है। आजकल मार्केट के अंदर जब भी कभी कोई नो सर्विस नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो लोग सीधा आईसीओ पे काम करते हैं, WTR 4G ये सब चेंज करते हैं। कई बार उस आईसीओ का प्रॉब्लम है तो तुक्का लगने से मोबाइल के अंदर काम बन जाता है।
तो कई बार लोग सक्सेस नहीं होते हैं, फिर सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी आईसी जब आप उठा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो एक रीज़न होना चाहिए कि आप उस आईसी पे क्यों काम कर रहे हैं। तुक्का लगाना है तो सही नॉलेज नहीं है, तो एक बार हम उसको समझ लेते हैं कि कैसे कौन कौन सी लाइन को कैसे कैसे टेस्ट करना होता है। उसके बाद हम प्रॉपर जानेंगे। जो मैंने टेस्ट किया था वही आपको पहले जिम्मेदार जो चीज़ें हैं रेडियो ऑफ के लिए, उस वीडियो के अंदर जो पहले सॉल्यूशन दिया है उसमें मैंने सिर्फ 4G PFIC का जो क्लॉक डाटा लाइन था उस पर ही सीधा काम किया था। लेकिन अभी हम रेडियो ऑफ के लिए क्या क्या चीज़ें आपको जवाबदार है, कैसे कुल टेस्टिंग होती है, कैसे DSO टेस्टिंग होती है, उसके बारे में पूरा समझते हुए इसके अंदर देखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल टेक्नीशियनों को बहुत हार्ड लग रहा है। क्यों हार्ड लग रहा है? लोग जानना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहता है, उसका वर्किंग नहीं समझते हैं, सीधा सीधा ट्रबल शूटिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है उसको फाइंड करना चाहता है। ये वजह से मोबाइल को लोगों को नेटवर्क सेक्शन हार्ड लग रहा है। अगर नेटवर्क सेक्शन को जान लोगे, समझ लोगे उसके बारे में, तो काफ़ी हद तक नेटवर्क सेक्शन ईजी हो जाता है। मुझे अगर बोला जाए कि मोबाइल के अंदर आपको कौन सा सेक्शन हार्ड लग रहा है, तो मुझे कोई नहीं हार्ड लग रहा है। जो लोगों को नेटवर्क सेक्शन हार्ड लग रहा है, मुझे तो नेटवर्क सेक्शन एकदम इजी लग रहा है। मुझे तो कोई नेटवर्क सेक्शन में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह हार्ड है। मुझे ऐसा इसलिए कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने इसकी पढ़ाई की है, मैं हर एक आईसी की हर एक सीक्वेंस को, हर एक पिन का वर्किंग समझता हूँ कि किस का वर्किंग क्या है, कब कौन सा कब वोल्टेज बनना चाहिए, वोल्टेज नहीं बनेगा तो आईसी का कौन सा सेक्शन काम करना बंद हो जाएगा, जिससे क्या फॉल्ट होगा। ये मैं इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स जानता हूँ, जिससे मुझे फॉल्ट समझ में आता है कि ये लाइन ना मिले तो ये फॉल्ट होता है, ये लाइन ना मिले तो ये फॉल्ट होता है। एक आईसी अगर 100 पिन की है तो वो सब पिनें एक फॉल्ट के लिए जवाबदार नहीं होता है। उसके अंदर आईसी के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं। उस पार्ट के हिसाब से, जैसे एक आदमी का एक बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई आदमी को कोई एक मतलब प्रॉब्लम है, कोई दर्द हो रहा है कोई भी, तो ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी उसके लिए जिम्मेदार है। बॉडी के अंदर भी अलग अलग हिस्से हैं, उस हिस्से के अंदर अलग अलग पार्ट है। उस पार्ट के अंदर कोई एक हिस्सा फॉल्ट होता है तो उसके अलग अलग दर्द होते हैं, उसके अलग अलग जगह से दर्द स्टार्ट होता है, दर्द का भी अलग अलग टाइप होता है, तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनती है। तो इस तरह से मोबाइल के अंदर जितने भी एक एक आईसियाँ होती है, आईसीओ के अंदर भी अलग अलग सेक्शन के हिस्से होते हैं और हिस्सों के अलग अलग पिनें होती है। तो एक आईसी पूरी जिम्मेदार एक फॉल्ट के लिए नहीं होते हैं, उसके भी कुछ नियम है कि ये पिनों से ये फॉल्ट होता है, इतना चीज़ ना मिलने से ये। तो आपको आईसीयू की रिक्वायरमेंट को समझना है, सेक्शन को समझना है, अंदर को आईसी के अंदर की हिस्से को जानना है, तब जाके आपके अंदर कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि मुझे नेटवर्क सेक्शन या दुनिया का कोई भी सेक्शन या कोई भी चीज़ हार्ड लग रही है। हार्ड इसलिए लग रही है कि हम अपने आप को एक बार सवाल कर लें कि जो चीज़ मैं रिपेयर करना चाहता हूँ उसके बारे में मैं कितना जानता हूँ, मुझे कितना नॉलेज है। देखो, रीबोलिंग एक अलग चीज़ है, रीबोलिंग करना हैंड स्किल जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रबल शूटिंग, मल्टीमीटर और डीएसओ ये आप मदरबोर्ड में कितना चला सकते हो, जितना आपको नॉलेज है उतना चलता है। मल्टीमीटर और डीएसओ को सीखना है तो इसका ऑपरेटिंग, मल्टीमीटर का ऑपरेटिंग सीखने से, डीएसओ का ऑपरेटिंग सीखने से डीएसओ नहीं चलता है। महंगे महंगे मल्टीमीटर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मल्टीमीटर और डीएसओ मदरबोर्ड में तब चलता है जब मदरबोर्ड का आपको नॉलेज है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितना वैल्यू आना चाहिए, कहाँ कितना जीआर आना चाहिए, वहाँ कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, कब कितना पल्स बनना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज है। तो वो टूल तो इतना स्मार्ट है कि ऑटो में है। आज मल्टीमीटर सब ऑटो आ रहा है, सिर्फ मोड चेक करो, जैसे वोल्टेज चेक करना है, जैसे ओम्स चेक करना है, जैसे फेराड चेक करना है, तो आपको सिर्फ वहाँ मोड चेक करना है। उसके बाद मल्टीमीटर के दो प्रोब
कहीं भी जो चीज़ चेक करना चाहते हो वहाँ रखो मल्टीमीटर, जो चीज़ पे आपने 2 प्रोब रखा है वहाँ जो चीज़ आती है वो बता देता है। मल्टीमीटर आज सीखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीमीटर इतना स्मार्ट बन गए। पहले के मल्टीमीटर में ओम्स रेंज का अलग अलग मोड आता था, फेराड रेंज का अलग अलग मोड आता था, वोल्टेज रेंज का अलग अलग मोड आता था। अब तो इतना स्मार्ट बन गया, ऑटो में है, सिर्फ आपको मोड सेट कर लो, बाद में 0 वोल्टेज से लेके 1000 के बीच में कोई भी वोल्टेज बता सकता है। 1 ओम से लेके 200 मेगा ओम्स के बीच में कोई भी रजिस्टर ऑटो में चेक हो जाता है। तो मल्टीमीटर तो बहुत इजी हो गया, लेकिन स्मार्ट जो चीज़ होती है वो स्मार्ट कब होती है, जब उसको यूज़ करने वाला स्मार्ट हो। अदरवाइज स्मार्ट टेक्नोलॉजी कितनी भी हो, यूज़र जो होता है वो अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं करता है तो वो स्मार्ट कहलाता नहीं है, कोई काम का नहीं है। आज इंटरनेट युग है, इंटरनेट लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़ होने वाले पे। यूज़र जो होते हैं वो गलत चीज़ें देखता है, गलत इस्तेमाल करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अलग कोई भी ऐसी चीज़ों पे जो आपको कोई काम की चीज़ नहीं होती है। तो मार्केट में 80% जो लोग हैं मोबाइल का यूज़र, मोबाइल को सिर्फ टाइम पास करने के लिए और टाइम वेस्ट करने के लिए, फ्यूचर को वेस्ट में जाने के लिए ही यूज़ करता है। सिर्फ 10 या 15 या 20% ही पब्लिक है कि टेक्नोलॉजी का वो सही मायने में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस के लिए, अपने जीवन ज़रूरियात के लिए ये इस्तेमाल करता होगा। अदरवाइज़ आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं, सब लोग आज क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर गेम खेल रहे हैं, इसके ऊपर ही है। लोगों का 15 साल से 25 साल के बीच का जो एज ऐसा होता है वो उसका गोल्डन पीरियड होता है। वो अगले 50 साल कैसे जिएगा वो डिपेंड करता है 10 साल से 25 साल के बीच में उसका फ्यूचर कैसा रहा, उसने कैसे चीज़ों को जाना समझा, उस पर डिपेंड करता है कि उसका अगला फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन आप जो देखिए आज कॉलेजियन जितने भी है 10वीं 12वीं में या जो कोई, आज तो यूकेजी से लड़के लोगों को क्या दे दिया जाता है, मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, और मोबाइल टेक्नीशियन के नाते हम ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। अब हमने अभी इसमें देखा कि इस मोबाइल के अंदर है क्या, नो सर्विस का इश्यू है, दूसरा इसमें रेडियो ऑफ है। तो इस मोबाइल के अंदर हम रेडियो ऑफ के लिए क्या जिम्मेदार है उसका एक ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ इसके अंदर हो सकता है। तो उसके लिए मुझे इसमें से कोई एक टेक्नीशियन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ मुझे कुछ टेस्टिंग करके दे। तो इनमें से कौन आ सकता है? जी आइए। जी आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल भाई है, गुजरात के जूनागढ़ से आ रहा है। जी, इसके ये हमारे इस क्लास के स्टूडेंट हैं जो राहुल जी इसका नाम है, यहाँ गुजरात जो जूनागढ़ है वहाँ से आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाइए टेबल पे। और इसके अंदर है ना उसका जो मदरबोर्ड है वो बाहर निकाल लीजिए, उसके हमें पहले उसका ब्लॉक डायग्राम इसके अंदर बनाना है। सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन के आईसीओ को हम ट्रेस करते हैं। देखिए यहाँ ये इसका WTR IC है, इसको थोड़ा सीधा करिए, नंबर पढ़िए, ऊपर करिए जी। नंबर कौन सा है? WTR IC 3925। ये एक WTR IC कॉमन आता है, कौन सा आता है? 2965 है। ये इसका अपडेट वर्जन है, नया थोड़ा लेटेस्ट। ये WTR IC को चेंज किया गया है। WTR IC को क्या किया गया है? रेडियो ऑफ है, जिस टेक्नीशियन ने मुझे दिया था उसका WTR IC चेंज किया है, और WTR IC जिम्मेदार रेडियो ऑफ के लिए होती है। तो जिसने भी चेंज किया ठीक है, चेंज किया तो करना चाहिए क्योंकि ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम यहाँ एक WTR IC को
रेडियो ऑफ के लिए जितना जितना चीज इसमें जिम्मेदार है उसको पहले एक अलग से उसका ड्राइंग करते हैं। ये ले लिया एक WTR। दूसरा इसका जिम्मेदार जो है वो थोड़ा जी ये वाला जी, इस थोड़ा मिडल में लेके आइए। ये दूसरा IC। अब ये 4GPF और इसको ऐसे सीधा कर दे। देखिए इसमें 4GPF IC है, ये इस पे भी काम किया गया है। थोड़ा सा ऐसे सीधा करिए, थोड़ा टेढ़ा है ना, और थोड़ा सा जी, बस ये आ गया तीसरा IC। ये भी रेडियो ऑफ के लिए जो जिम्मेदार रहेगा। और ये है APT ड्राइवर। और एक IC ले लेते हैं। जो हमारा 2G का PFO था ना, उसके बाजू में एक DRX एंटेना स्विच होगा, ये वाला ये हाँ। एक दो तीन चार 5 और एक CPU ले लेते हैं, प्रोसेसर। ये WTR है ना, ये WTR। फिर ये हमारा DRX एंटेना स्विच, ये 2G का PFO, ये APT ये था ना, ये APT, ये 4G। अब देखिए इतनी चीज़ें जवाबदार है हमारे मोबाइल के अंदर रेडियो ऑफ के लिए। और एक और जवाबदार है, वो है पावर IC। वोल्टेज कौन दे रहा है इस सबको? पावर IC। देखिए सबसे पहले रेडियो ऑफ के लिए जब हमारे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर CPU के माध्यम से इन ICO से दूर चला जाता है, किसी भी एक IC अगर CPU को नहीं मिलेगा तो कंडीशन कर देगा रेडियो ऑफ। क्या हो जाएगा? रेडियो ऑफ का कंडीशन आ जाएगा। अगर इनमें से किसी एक IC का हिस्सा अगर CPU को नहीं मिला तो ये सब जो ICयाँ होती है ये कनेक्ट होती है CPU से। किससे कनेक्ट होती है? प्रोसेसर से। और वो जो प्रोसेसर से कनेक्ट होगी उसका जो लाइन होगा उसका नाम होगा RFV क्लॉक और इसका डाटा लाइन। तो हम इसके अंदर एक पेयर RFV क्लॉक एंड डाटा का डायरेक्ट देते हैं किसको? WTR को। CPU से एक लाइन कनेक्ट हो जाएगी WTR IC। दूसरा CPU से कनेक्ट होगा किसको? ये कौन सा IC है? CPU। ये हमारा 2G PFO है। ये DRX DRX एंटेना स्विच है। ये WTR है, बेस बेड IC। और ये 3G 4G का PFO। और ये APT।
अब यहाँ जो CPU से कनेक्ट है, ये IC को भी अलग से वोल्टेज दी जाएगी, जो कि ये वोल्टेज होगा 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज जो पावर IC से। इस IC को भी वोल्टेज दिया जाएगा 1.8 वोल्टेज। इस IC को पावर IC से 2 वोल्टेज दिए जाएंगे, एक 1.8 वोल्टेज और एक वोल्टेज होगा 1 वोल्टेज। इस IC को भी एक वोल्टेज दी जाएगी 1.8 वोल्टेज, और इस IC को भी एक वोल्टेज दी जाएगी 1.8 वोल्टेज। अब हमारे मोबाइल के अंदर जब प्रोसेसर इस लाइनों से डिकनेक्ट हो जाए या ICO से डाटा इंफॉर्मेशन पढ़ नहीं पाएगा तो रेडियो को ऑफ करेगा। मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर प्रॉब्लम कहाँ से था, ये जो APT और 3G 4G का IC है उसका क्लॉक एंड डाटा आपस में शॉर्ट हो गया था। ये है RFEV क्लॉक एंड डाटा। ये क्या है? RFEV क्लॉक एंड डाटा लाइन है। एक बार हम इसका स्केमेटिक में मैं आपको दिखा देता हूं कि इस ICO की कौन कौन सी पिन इसका RFEV क्लॉक और इसके अंदर डाटा है, तो उसका एक बार डायग्राम ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे मोबाइल जो है उसका स्केमेटिक है। इस स्केमेटिक में अलग अलग ICO को अलग अलग जैसे कोड दिया है। इसमें अगर देखिए तो U3300 जो कोड दिया गया है ये हमारा 2G का PFO है। फिर U3400 जो कोड है ये DRX एंटेना स्विच है। ये लंबा सा IC U3202 है, और WTR IC जो दी गई है U3100 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च में लिखेंगे हमारा U3300। इस IC की कौन सी पिन पे क्लॉक एंड डाटा लिखा है? पिन नंबर 5 और 6 नंबर। 7 नंबर उसका VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। 5 नंबर और 6 नंबर, इसमें 6 नंबर डाटा, 5 नंबर उसका क्लॉक है, और RFEV5 डाटा, RFEV5 क्लॉक, RFEV5 डाटा, RFEV5 क्लॉक लाइन इसके अंदर दी गई है पिन नंबर 5 और 6 नंबर की पिन पे, 5 और 6, जिसमें 5 नंबर इसका क्लॉक लाइन है। तो ये लाइन है, उस पे दिया गया है इसका RFEV क्लॉक एंड डाटा, जिसमें RFFE5 CL के क्लॉक, RFFE5 DAT। इसमें क्लॉक कौन सी पिन पे था? 5 नंबर, और डाटा था वो 6 नंबर, और ये था वो 7 नंबर की पिन पे था। ऐसे था ना। और इस लाइन में एक एक केप भी लगाया है। यहाँ ये दोनों है ना, C3307, ये कौन सी लाइन का है? क्लॉक का। और डाटा लाइन पे लगाया है C3313, ये 3307 और ये 3313। 13 कौन सी पिन पे है? डाटा पे, और 7 है वो क्लॉक पे। तो उसको भी हम एक बार यहाँ ड्राइंग में ले लेते हैं। मतलब इस लाइन पे 2 केप है ना, एक केप इधर है और एक केप इधर है। यहाँ कितना था? 6 नंबर की पिन पे C3313, और इधर C3307। हमें चेक करने के लिए ये पॉइंट काम आएगा। इसके बाद इसका जो लाइन है ये आगे कहाँ जा रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और इसको हम कॉपी करते हैं। सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ क्या देंगे?
पेस्ट दे देंगे, पेस्ट, और नेक्स्ट देंगे। तो ये लाइन यहाँ से आ गया हमारा DRX U3409, ये आ गया क्लॉक एंड डाटा। इसमें कौन सी दो पिन पे है? 19 और 20, जिसमें 19 नंबर पे डाटा, 20 नंबर पे क्लॉक। 19 नंबर पे डाटा, 20 नंबर पे क्लॉक, DRX पे। ये इसमें क्लॉक कौन सी पिन पे था? 19 नंबर। और डाटा क्या था? 20 नंबर पे, 20 नंबर पे क्लॉक, और डाटा 19 नंबर पे। यहां भी कोई कंपोनेंट लगा हुआ था? तो इसमें भी दो कैब है, 3413, 3412। इसमें क्लॉक पे 12 है। एक कैब इधर ग्राउंड किया है, एक कैब इधर किया है। तो ये जो लाइन है ये इसका क्लॉक, क्लॉक पे कौन सा था? C 3412, C 3413। इसके बाद दूसरा RFB ये पेयर हो गया। और ये कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है CPU से, प्रोसेसर से। प्रोसेसर कौन सी लाइन से आ रहा है? देखिए प्रोसेसर की ये AH3 और ये आ रहा है AJ2, जिसमें डाटा लाइन आ रही है AH3 से और क्लॉक लाइन आ रही है AJ2। याद रखना क्या है? डाटा लाइन है AH3 और क्लॉक लाइन। तो ये CPU का क्लॉक लाइन कौन सा था? AJ2, और ये डाटा AH3 पिन थी। तो ये पेयर हो गया 5 वाला पेयर। अब RFB 2 नंबर, देखिए RFB का 3 पेयर है टोटल, RFB 2, RFB 3, RFB 5। तो 5 वाली प्रॉपर्टी हमने ड्रॉ कर ली। अब RFB 2 वाली प्रॉपर्टी ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 वाली प्रॉपर्टी ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इस लाइन को क्या करना है? कॉपी करना है, और यहाँ हम पेस्ट देंगे डाटा। तो पहले ये लाइन यहाँ से देखिए, बीच में कितना ओम्स का रजिस्टर है? 0 ओम्स के 2 रजिस्टर है। और ये लाइन जा रही है हमारे 4G PFIC की पिन नंबर 5 और 6 नंबर की पिन पे। 4G PFIC का लंबा सा IC है, 5 और 6 नंबर की पिन पे, जिसमें 5 नंबर डाटा है, जिसमें 5 नंबर डाटा है। मतलब इस IC में अब इसके अंदर ये पेयर ले लेते हैं RFFE2 था ना, ये 5 वाला पेयर, ये CLK और RFFE2 डेटा। क्लॉक कौन सी पिन पे था? 5 के 6, हाँ 6 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। और इसमें हमें देखा कि बीच में क्या लगाया गया था? 0 ओम्स का रजिस्टर था इसमें, ऐसा था ना। ऐसे वो दोनों रजिस्टर, क्लॉक एंड डाटा लाइन का जो रजिस्टर है उसका कोड देखिए। इसमें कैप 2 है, ये भी बताया है NC। रजिस्टर है क्लॉक ना, क्लॉक पे 3211 है और डाटा पे 3212 है। क्लॉक पे 3211
ये क्लॉक है R 3211, यहाँ R 3212, दोनों कितने का है? 0 ohms के रजिस्टर है। उसके बाद देखते हैं ये लाइन कहाँ जा रही है। अब नेक्स्ट देते हैं, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ आ रही, ये एपीटी ड्राइवर आईसी है, ये छोटा सा एक आईसी है एपीटी आईसी। उसकी कौन सी 2 पिन पे आ रहा है? 2 और 3 नंबर, जिसमें 3 नंबर क्लॉक है ना, और इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है, तो सीधा 3 नंबर क्लॉक, 2 नंबर डाटा है। क्लॉक कितने पे था? 3, और ये 2 नंबर। अब फिर से नेक्स्ट देते हैं, ये सीपीयू की कौन सी पिन से आ रहा है, जिसमें डाटा है AF6 और क्लॉक है AE6। डाटा है AF6, जिसमें डाटा है AF6 और ये AE6। अब हमें RFFE का 3 वाला देखना है ना, ये वाला पेयर। ये हमारा बेसबैंड आईसी यानी WTR आईसी। WTR आईसी की कौन सी 2 पिन पे है? इसमें डायरेक्ट आ रहा है, कोई कंपोनेंट है नहीं इसमें, तो डाटा लाइन जो है 62 पे आ रही है और क्लॉक लाइन आ रही है 47 पे। याद रहना है ना, डाटा RFFE का कौन सा पेयर था? RFFE3, ये CL के क्लॉक, और RFFE3 क्लॉक किस पे था? 47 और डाटा 62। और ये लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कहीं कंपोनेंट कोई हो तो। यहाँ तो है नहीं कोई कंपोनेंट, नहीं है ना, देखिए यहाँ नहीं है। अभी नेक्स्ट देते हैं, ये तो उसका ब्लॉक है, यहाँ डायरेक्ट CPU है, तो CPU की कौन सी पिन जिसमें डाटा AJ5 और क्लॉक AH5। AJ5 वो कौन सा चीज है? डाटा। AJ5 और यहाँ AH5। लो, ये बन गया हमारे मोबाइल के अंदर रेडियो ऑफ का प्रॉपर्टी। हमें हमारे मोबाइल में ये सब चेक करना है, ये सब लाइनें, ये सब वोल्टेज, ये सब हमें चेक करना होता है। इनमें से ही कहीं एक रेडियो ऑफ है। रेडियो ऑफ के लिए 1 2 3 4 5 और 6 आईसी और अभी एक आईसी ड्रॉ नहीं की है, 7 आईसी हो गई रेडियो ऑफ के लिए। अब हमें क्या चीज़ चेक करनी है? हर एक आईसी का जो है ये RFFE क्लॉक एंड डाटा का पेयर चेक करना है। 3 पेयर हुआ ना, RFFE क्लॉक डाटा का 3 CPU से पेयर हुआ। ये दोनों को एक जोड़ा है, ये दोनों को एक जोड़ा है और इसके लिए पर्सनल है। तो हमारे पास ऑप्शन
चेक करने का, जहां मल्टीमीटर और डीएसओ का प्रोब लगा सके, वो कौन सी आईसी में ऑप्शन है? कौन सा पेयर चेक करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? WTR आईसी वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि WTR आईसी में कोई कंपोनेंट नहीं था, सीधा आईसी टू आईसी था। इसको चेक करने के लिए कंपलसरी हमें क्या करना पड़ेगा? आईसी को उठा के ही आपको उसका जीआर या फिर डीएसओ टेस्ट जो भी करना है उसको उस पे करना है। लेकिन इन दोनों पेयर को हम चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। तो पहले आईसी उठाना है वो इजी रहेगा। देखो, चेक तो सब करना पड़ेगा, आपके रास्ते में रेडियो के लिए सब जवाबदार है। अगर ये ओके रहा तो जरूरी नहीं है कि यहां से ही होता है। मेरे पहले वाले केस में ये प्रॉब्लम था, ये क्लॉक एंड डाटा आपस में शॉर्ट हो गया था, तो यहां से निकल गया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां से ही हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जो इजी लगे वो चेक करना है, वो ओके रहेगा तो फिर आपको आईसी उठा के चेक करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन है कि बाहर हम चेक कर पाए, तो ये आपके पास ऑप्शन है ना, यहां हम चेक कर सकते हैं, यहां चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका जीआर से। क्या चेक करेंगे? जीआर से। अब देखिए जीआर कितना होना चाहिए। इस लाइन का जीआर 3 आईसी को मिलके है। कितना? एक तो सीपीयू, फिर 4G आईसी, फिर एपीटी, 3 आईसी मिली है इस लाइन पे। तो इसमें जीआर जब सब आईसीओ से मिली हुई जीआर होती है तो जीआर कितना बताता है? इन 3 आईसी में से जो सबसे कम जीआर होता है वो जीआर बताता है, बाकी 2 का नहीं बताता है। जब एक से ज्यादा आईसी एक ही लाइन पे कनेक्ट हो तब किस आईसी का जीआर बताता है? तो सबसे कम जीआर होता है उसी आईसी का जीआर बताता है, बाकी दोनों का जीआर नहीं बताता है। तो जब आप इन तीनों की बात करो और तीनों को मैन्युअली जब चेक करोगे ना, एक सिंगल का जीआर लोगे ना, तो इन दोनों का जीआर 600-700 होता है। इसका और इसका जीआर कितना होगा? 600 या 700 के करीब करीब जीआर होता है। लेकिन सीपीयू का जीआर 450 से 500 के करीब करीब होता है। 400-500 के करीब करीब आपको किसका जीआर मिलता है? सीपीयू का। तो अभी तीनों आईसी लगी हुई है, तो यहां जीआर चेक करेंगे तो कितना बताएगा? मतलब 400 से 500 के करीब करीब। और वो जीआर आया तो हम क्या मानेंगे? सिर्फ सीपीयू इस लाइन से कनेक्ट है। क्या? सीपीयू इस लाइन से कनेक्ट है। अगर यहां 700 या 600, 650 ऐसा जीआर आया तो सीपीयू इस लाइन से कनेक्ट नहीं है। तो ये जीआर कहां से आया? ये दोनों आईसी में से किसी एक का है या दोनों का है। तो यहां का जीआर चेक करने से, तीनों आईसी बोर्ड में लगने के बाद यहां का जीआर चेक करने से सिर्फ और सिर्फ सीपीयू चेक होता है। जीआर से क्या चेक होता है? सीपीयू ही चेक होता है। प्रोसेसर लगा हुआ होगा, कनेक्ट है, तो जीआर से सीपीयू चेक होगा। ये नहीं बोल सकेंगे कि ये दोनों आईसी कनेक्ट है। सेम बात यहां आएगी। यहां भी कितनी आईसीओ से क्लॉक एंड डाटा कनेक्ट है? 1, 2 और 3। DRX एंटेना स्विच, 2G PFO आईसी और हमारा सीपीयू। तो इसका भी जीआर कितना होना चाहिए? 450। मतलब 400 से 500 के करीब करीब। और ये 500-400 जीआर आया तो आप क्या मान के चलोगे कि सीपीयू से ये लाइन कनेक्ट है, ये नहीं कि इस आईसीओ से कनेक्ट है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जीआर से इस लाइन से कनेक्ट है, इस आईसी से। ये सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि ये लाइन कहां से कनेक्ट है? सीपीयू से। तो जब एक से ज्यादा आईसी कनेक्ट है नेटवर्क सेक्शन में एक पेयर पे, तो सीपीयू लाइन चेक हो जाती है। अब दूसरा चीज, मान ली कि सीपीयू लाइन ओके है, मतलब कैसे पता चलेगा कि सीपीयू से ओके है? आपका जीआर है जो 400, 450 आ गया तो सीपीयू से वो कनेक्ट है, ऐसा मान के चल सकते। लेकिन फिर भी सीपीयू से कनेक्ट हो जाने के बाद, मतलब सीपीयू का लाइन यहां आ जाने के बाद, ये तो नहीं हुआ ना कि ये दोनों आईसी कनेक्ट है, वो दोनों आईसी कनेक्ट है, ये तो है नहीं। तो जीआर से हम सिर्फ सीपीयू चेक कर सकते हैं, वो दोनों आईसी का तो कनेक्शन अभी भी चेक नहीं हुआ। दूसरा चीज, अगर हम डीएसओ से चेक करेंगे
तो भी डीएसओ हमें सिर्फ सीपीयू चेक करके ही देगा। अगर मैं ऑसिलोस्कोप यहाँ रख के जो डाटा चेक करूँ और क्लॉक चेक करूँ, जो डाटा आएगा, जो क्लॉक आएगा, वो कहाँ से आता है? सीपीयू से। तो क्लॉक एंड डाटा आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि सीपीयू कनेक्ट है, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों आईसी कनेक्ट है। तो उन दोनों आईसी तक चेक करने के लिए तो आपको कंपलसरी उस आईसी को बोर्ड से हटाना पड़ेगा और हटा के उसकी जो पिने हैं वहां फिर आपको जीआर चेक करना, तब जाके आपका प्रॉपर चीज हुआ कि ये लाइन यहां तक कनेक्ट है। तो अभी सिर्फ जीआर के हिसाब से बोर्ड में सब आईसी लगी है, जीआर के हिसाब से, और अगर डीएसओ टेस्टिंग के हिसाब से ओनली फॉर क्या चीज चेक होगा? सीपीयू चेक होगा, प्रोसेसर लाइन कनेक्ट है कि नहीं। और मेरे वाले जो केस था उसमें क्या किसी ने देखा है वो वीडियो, पहले वाला एक वीडियो इसी मदरबोर्ड का? क्या प्रॉब्लम था? ये दोनों रजिस्टर आपस में बीप आ रहा था, क्लॉक एंड डाटा आपस में बीप था ना उसमें। फिर मैंने इन दोनों के बीच में 1.8 अप्लाई किया था और वो शॉर्टिंग हट गई थी। तो सबसे पहले ये सारा चीज़ें चेक करते हैं, हमें ये दोनों रजिस्टर को लोकेशन करना है। पहले तो यही देखेंगे ना आपस में शॉर्ट है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट ये आता है, जो कि पहले ये सब देख लिया है। तो आर मतलब कोई टेक्नीशियन ने पहले इतना काम किया है, वो सब देख ही लिया होगा। फिर भी हम देखते हैं R3212 और 3211, 3211, 3212, 11 क्लॉक, 12 डाटा। अब हम एक बार इसको अपने लोकेशन डायग्राम में देखते हैं। देखिए, हाँ एक चीज़ है कि आप बोर्नियो ओपन करोगे ना तो उसके अंदर आपको बिट मैप भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है। ये 4GPF आईसी थी ना, हम जो रजिस्टर देखना चाहते हैं ये आईसी का, और एपीटी मतलब इस आईसी का। इस आईसी की आपको पिन नंबर पता है? कौन सी पिन थी? 5 और 6। तो अगर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ 5 नंबर एक रजिस्टर गया, फिर रजिस्टर से इस साइड अगर देखें तो ये RFB क्या लिखा है? क्लॉक। ये लाइन आगे जाके कहाँ जा रही होगी? प्रोसेसर में। एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। वो रजिस्टर भूल गए, याद है? 3212 किधर है? R3211 ये, और 3212 ये। 11 क्लॉक था, ये डाटा है। अब हम एक बार इसके अंदर हमारा कैमरा सामने रखते हैं, मतलब इसमें वो 4GPF। तो ये दोनों हुआ ना, एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर ये वाला, ऐसा ही हुआ ना। एक ये और एक ये, मतलब ये दोनों रजिस्टर। इसमें से 3212 है वो क्लॉक है और ये डाटा है। तो सबसे पहले मीटर में इन दोनों को आपस में शॉर्ट तो नहीं है, जो मेरे पहले एक वीडियो था उसकी तरह एक बार वो देख लेते हैं। मीटर की डायोड रेंज है, उसको सेट करना है जी। अब पहले वो रजिस्टर का 2 कॉन्टेक्ट पे, एक मीटर का दोनों प्रोब एक एक कॉन्टेक्ट पे रखिए, ऐसे नहीं। एक मीटर का ये, हाँ एक इधर कितना बता रहा है? ये मतलब 1000 से ऊपर बता रहा है, तो उसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। अब दोनों रजिस्टर पे जीआर चेक कर लेते हैं। जीआर चेक करने के लिए मीटर का रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब से दोनों रजिस्टर को चेक करना है। तो अभी आपने कौन सा प्रोब ग्राउंड किया है? रेड ग्राउंड। रेड किया है ना, तो अभी चेक करिए तो जीआर कितना जीआर है? 450, मतलब सीपीयू से यहाँ तक लाइन होके, उसके बाद बाजू वाला जीआर ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है? 450। उसका मतलब ये दोनों लाइन सीपीयू से कनेक्ट है,
ये दोनों लाइन सीपीयू से कनेक्ट है, सीपीयू यहाँ तक लाइन लेके आ रही है, लेकिन सीपीयू से कनेक्ट है, ये नहीं है कि इस आईसी से कनेक्ट है, ये नहीं है कि ये लाइन ये आईसी से कनेक्ट है, ये लाइन सीपीयू से। जीआर के मुताबिक, जीआर किसका बता रहा है, ये सीपीयू का बता रहा है, इस आईसी का नहीं बता रहा है। आपको ये देखना है तो इस आईसी की जो पिन है वहां तक इसको कंटिन्यूटी चेक करना है, या फिर आईसी उठा के उस उधर का जीआर चेक करना है, तब जाके आपको पता चलता है कि वो आईसी तक कनेक्ट है। तो एक तो चलो ये पेयर हमने देख लिया कि ये सीपीयू से कनेक्ट है, मतलब सीपीयू जिंदा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 7 आईसी है ना रेडियो के लिए, इनमें से सीपीयू जिंदा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सीपीयू गया तो फिर प्रोग्राम वो लंबा बात हो जाता है ना, ये सारा चीज। तो एक चलो इस पे अभी सीपीयू के हिसाब से अभी ये 2 आईसी चेक करना बाकी है। चेक क्या हुआ, सीपीयू हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, कंपलसरी आईसी उठाना ही पड़ेगा। अब इसके पास जाते हैं, इसके पास जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आईसी है हमारा उसका केप है 3307 और 3313, जिसमें 3307 जो है वो कौन सी लाइन का है, वो डाटा है, और 3313 है वो क्लॉक है। तो एक बार हम फिर से आ जाते हैं हमारे, देखो ये 3307 था और एक 3313 था, मतलब ये 2 कैप है ना, ये इसका नोच पॉइंट है। तो अगर हम कैमरा में देखें जी, यही है ना, एक कैप ये वाला और एक कैप ये वाला 3313 था ना, एक कैप ये है, एक कैप ये है, यही 2 हुआ ना। अब सबसे पहले इसका जीआर चेक करते हैं, तो करिए इस कैप का जीआर। तो ये 3313 कौन सा लाइन हुआ, डाटा लाइन। तो डाटा लाइन का जीआर कितना है, 411/12। क्या है ये, किसका है, सीपीयू का है, इस आईसी का नहीं है ये जीआर, सीपीयू का है। तो सीपीयू इस लाइन से कनेक्ट है। अब उसके बाजू वाला केप है वो क्लॉक लाइन का, क्या है, ये मैंने ये देखा था। क्या हुआ अभी, इसका क्लॉक लाइन जो है, ये जो जीआर है किसका है, अब ये आईसी का है। सीपीयू है ना, यहाँ कनेक्ट नहीं है, यहाँ का जीआर कितना होना चाहिए, 412 मतलब 450, 400, 450 जितना होना चाहिए। जो बाकी के क्लॉक यहाँ का आया था ना, वैसा जीआर इधर होना चाहिए। अब ये जीआर 700 कितना आया, 700, तो उसका मतलब ये है कि ये सीपीयू से लाइन यहाँ कनेक्ट नहीं है, ये लाइन सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। तो जीआर के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया कि हमारा लाइन सीपीयू से यहाँ कनेक्ट नहीं है। इस वजह से ये किसको नहीं पढ़ रहा है, सीपीयू किसका एड्रेस नहीं पढ़ता होगा, 2GPF और DRX एंटेना स्विच। क्योंकि जो यहाँ जीआर है ओएल है, तो वो जीआर यहाँ भी ओएल हो सकता है। देखना है, एक बार देख सकते हैं, C3412, C3413, ये 2 कैप है ना। 3412, 12 कौन सा है, क्लॉक पे है, और 13 है वो डाटा पे है। एक बार ये देख लेते हैं, वो इधर है 12, ये 12 और 13, ये आईसी है ना। अब सामने रखिए उसको, जी लेके आइए, ये वाला आईसी। हाँ, इसमें ये कैप जो एनसी बताया है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप जो है ये दोनों थोड़ा जूम आउट करके दोनों सामने रखें। जी, आप थोड़ा क्लीन करें, हाँ बस इसको यहाँ लेके जाइए, बस भाई इतना दूर नहीं जी। 1 मीटर का प्रोब इस कैप पे रखे और एक कैप यहाँ एक रखिए, टी आवाज़ आ रहा है, कंटिन्यूटी
आना चाहिए ना। हाँ इधर और एक स्केप पे, ये तो ग्राउंड था ना, हाँ ऊपर, वहां बदले नीचे नहीं। हाँ ये लाइन आई ना, ये कौन सा था, डाटा, तो डाटा वाला हो गया। फिर एक क्लॉक पे रखिए और एक यहाँ नीचे वाला पॉइंट पे रखिए, हाँ उधर, और ये ऊपर हो गया, दोनों लाइन इधर आ गया। उसका मतलब ये लाइन वहां तो मिल रहा है, तो जो जीआर इधर होगा वो जीआर वहां होगा, जो जीआर इधर होगा वही जीआर इधर होगा, मतलब दोनों लाइन ही तो कनेक्ट है। उसका मतलब ये है कि जो जीआर आ रहा है ये दोनों आईसी का आ रहा है, सीपीयू का नहीं है, तो उसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कनेक्ट है। तो आपका प्रॉब्लम क्लॉक लाइन AJ2 नंबर की पिन से ओपन है, AJ2 नंबर। अब ये तो जीआर से पता चला ना, डीएसओ भी बता देता है, ओसिलोस्कोप डीएसओ भी बता देता है कि यहां ये चीज नहीं बन रही है। जीआर से बात बन गई, डीएसओ की जरूरत नहीं है। देखिए जो नॉलेज है तो जीआर से ही पता चल गया कि प्रॉब्लम किधर है। लेकिन अगर आप डीएसओ से चेक करना चाहते हैं तो भी डीएसओ बताएगा। चेक करना है डीएसओ से, तो एक बार डीएसओ से चेक करें। डीएसओ से चेक करने के लिए वर्किंग बोर्ड चाहिए। वर्किंग का मतलब ऑन बोर्ड, मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी मोबाइल के अंदर बोर्ड लगाएंगे, इधर सिम लगाएंगे और ऐसे मोबाइल को स्विच ऑफ कंडीशन में रखना है। कैसे, तो आप फिर से मदरबोर्ड में सिम ये सब लगा दीजिए। अब देखते हैं इसके अंदर डीएसओ हमें क्या रिजल्ट देता है। अब देखिए सबसे पहले हम 4GPF सामने रखते हैं, 4GPF, उसका पेयर चेक करते हैं 4GPF का। जी ये एक था क्लॉक, एक था डाटा, था ना, एक क्लॉक लाइन था, एक डाटा लाइन। रजिस्टर लोकेशन याद है ना आपको। तो मल्टीमीटर, अब डीएसओ का जो प्रोब है ना, ये डीएसओ वाला प्रोब, ये डीएसओ का, इसमें ये ग्राउंड है, ये क्या है, तो इसको हमें ग्राउंड करना है। और ये है जिस पे हमें चेक करना है वहां लगा देना है, ऐसे चेक करना है। तो ग्राउंड हम क्या करेंगे, इसका जो आरएफ केबल है ना, आरएफ केबल इसमें लगा हुआ आरएफ केबल है, हाँ उस आरएफ केबल को निकाल दीजिए जी, इसको आरएफ केबल से लगा दीजिए, ग्राउंड वाला, ग्राउंड को आरएफ केबल से चिपका दीजिए। अब एक बार इसको है ना, यहाँ कैमरा के नीचे वो कैसे आरएफ केबल आपने लगाया वो बता दीजिए। इधर थोड़ा ऊपर देख करिए जी, ऐसे लगा दीजिए, हाँ ऐसे, वाह पकड़ लिया। अब आरएफ केबल हमने ग्राउंड रख दिया, डीएसओ ऑन है, मोबाइल ऑफ है, डीएसओ ऑन है, मोबाइल ऑफ है। अब हमें डीएसओ का दूसरा प्रोब इधर लगाना है। अभी मोबाइल क्या है, ऑफ है, तो डीएसओ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मोबाइल ऑन ऑफ है। लगा दिया, इधर लगा दे जी। अब मोबाइल को ऑन करना है, अब मोबाइल को ऑन करना है। जब मोबाइल लोगो पे रहेगा ना, तो एक टाइम तक इसके अंदर क्लॉक एंड डाटा बन के इसके अंदर चला जाएगा। देखना, ऑन किया मोबाइल, देखना अभी आएगा, ऑन हो गया ना मोबाइल, हाँ 1 2 3 4 5, अभी नहीं आया, आना ही चाहिए, आ गया। ये है इसका जो भी क्लॉक था या डाटा था, जो भी रजिस्टर था। यहाँ देखिए ये पल्स बना, देखा, हाई लो हाई लो हाई लो। और ये कितना वोल्टेज है, यहाँ 1.8 वोल्टेज का पल्स बना है, 1.86 बता रहा है ना, 96, 1.9 वोल्टेज करीब करीब यहाँ आपको पल्स बन रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डीएसओ ही बता सकता है, क्योंकि ये कितने टाइम पीरियड के लिए बन के चला गया है। यहाँ से यहाँ हमने एक बॉक्स का वैल्यू 500 नैनो सेकंड रखा है, तो एक बॉक्स
2 बॉक्स ही बना, मतलब इसमें 500 नैनोसेकंड, 500 नैनोसेकंड मतलब 1000 नैनोसेकंड, 1000 नैनोसेकंड उसका मतलब 1 माइक्रोसेकंड। जो पल्स बना है ना, जो टाइम, जो वोल्टेज यहाँ आया ना, ये 1 माइक्रोसेकंड के लिए आया, मतलब सेकंड के 10 लाखवां भाग में वोल्टेज आके गया। सेकंड के 10 लाखवें भाग में वोल्टेज आके गया। सोचिए कहां से मल्टीमीटर बता सकता है ये चीज। डीएसओ ने इतनी नैनो सेकंड टाइम पीरियड को बताया, तो ऐसे आया हमारा कोई भी क्लॉक एंड डाटा। ये आया तो क्या उसका साबित हुआ, ये सीपीयू ओके है। ये नहीं है कि वो आईसीआ ओके है, सीपीयू ओके। जिस तरह से यहां आया उसी तरह यहां चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए फिर से क्या करना है, फिर से मोबाइल को बंद करो, फिर से यही एक बार बैटरी निकालो, बैटरी निकालने के बाद फिर से इसको 0 पे कर दो, हाँ दूसरे रजिस्टर पे रख दो। अब फिर से मोबाइल ऑन करो, ऑन हो जाए तो बोलना हो गया है, फिर 10 काउंट करोगे तो बीच में आके चला जाएगा। उस टाइम मोबाइल बूटिंग पे होगा, लोगो पे होगा। चालू हो गया जी, मोबाइल ऑन हो गया। 1 2 3 लोगो पे है, 4 5 6 7 8 9 10 आजा आ गया। ये इसका डाटा, या ये है शायद डाटा होगा, भरा हुआ है ना, भरा हुआ है इसलिए डाटा होगा। ये भी कितना 500 नैनोसेकंड एक बॉक्स रखा है, तो 500 और 500 1000 नैनोसेकंड, 1000 नैनोसेकंड उसका मतलब ये हुआ 1 माइक्रोसेकंड। और 1 माइक्रोसेकंड के लिए पल्स बना है। वो तो हमने मल्टीमीटर से भी बोल दिया था कि यहाँ क्लॉक एंड डाटा। अब ये तो फाइनल हो गया कि सीपीयू 100% काम कर रहा है। वो तो जीआर से सिर्फ इतना हुआ कि सीपीयू कनेक्ट है, लेकिन यहाँ तो सीपीयू चेक करने की कोशिश में है, ये हो गया। लेकिन ये बात कहाँ नहीं बनेगी, वहां जहां जीआर था ना, उसका भी एक बार देखते हैं। एक हाँ डीएसओ लगा दिया ना जी। अब ऑन करिए मोबाइल, ऑन हो तो बोलना कि ऑन हो गया है। वाइब्रेट हो रहा है, नहीं ऑन होता है तब वाइब्रेट होता था। हुआ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो आजा, आ गया, ये आ गया। देखो अभी लोगो, मोबाइल बताइए लोगो पे है, मोबाइल बताइए लोगो पे है, देखो है ना, मोबाइल अभी लोगो पे ही है, बूटिंग पे है। बूटिंग के दौरान उसको चेक किया, उसने किसको चेक किया, उस आईसीयू को। लेकिन ये चेक हुआ कि नहीं, ये नहीं, ये सीपीयू ओके है। सीपीयू ने इधर पैर चेक करने की कोशिश की। अब हमें उसको एक बार चेक कर लेते हैं, जहां जीआर ज़्यादा था वहां प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सीपीयू से ही ये लाइन प्रॉब्लम में है। तो फिर से हम थोड़ा ऊपर बोर्ड करिए, और बोर्ड ऊपर और थोड़ा, बस। अब वो कैपेसिटर का कौन सा ग्राउंड था, नीचे वाला ग्राउंड था ना, याद थे ना, सही है ना। चलो अब आप बोलना जब हो जाए तो। इसको डीएसओ को 0 लेवल पर देता हूं। बैटरी निकाला था ना, हो गया ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अभी भी नहीं आया, देखो अभी भी नहीं आया। आप अगर 1000 बार काउंट कर लोगे तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक बार इसका जीआर जो हमने देखा था उस हिसाब से फिर इसका जीआर ओके कर लेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे। देखना 10 के बार आ जाएगा, देखना वो आ जाएगा। 15 तक काउंट कर लोगे ना तो आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ का जीआर कितना है। अब हम एक बार इसके बीट मैप में देखते हैं कि ये लाइन आ कहां से रही है। बीट मैप में एक बार देखते हैं कि ये लाइन कहां से आ रही है। देखिए मतलब ये केप था ना, ये वाला है ना। देखो यहाँ लिखा RFEP5 क्लॉक। ये लाइन ये आईसी की ये पिन से लेके इस आईसी का पिन से लेके यहाँ एनसी पॉइंट से लेके ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे करके सीपीयू की कौन सी पिन थी? AJ5। हाँ ये आ गया सीपीयू का AJ5, मतलब ये वाला पिन जो ये एकदम बॉर्डर पे है, प्रोसेसर के एकदम कोने में बॉर्डर पे पिन है। ये वाला जो पिन है ना, ये वाला ये इसका डाटा लाइन है। देखिए RFEP5 डाटा लाइन, जबकि ये पिन है ना ये वाला, ये इसका क्लॉक लाइन एकदम बॉर्डर पे है। अगर आपको हैंड स्किल अच्छा है ना तो आपको क्या करना है, सीपीयू रिबॉल भी नहीं करना पड़ता है। एक वायर अंदर थोड़ा हीट करके वायर अंदर लगा के भी आप ये काम बना सकते हैं। और बॉर्डर पे है तो आप सीपीयू को ऊपर यहाँ ड्रिलिंग करके भी ऊपर से पॉइंट निकाल के भी ये लाइन बना सकते हैं। सीपीयू को ऊपर से ये कोने में है ना, बॉर्डर पे है, तो ड्रिलिंग करके भी ये पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ एक मतलब सोल्ड जंपर ऐसे लगा के हीट दोगे तो ये भी अंदर बोल्ट पे टच हो जाएगा, फिर बाहर जंपर निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन हम जंपर ऐसा क्यों निकाले, एक बार ट्राई कर लेते हैं सीपीयू को निकाल के कि जो जंपर की ज़रूरत कब है, जब जो सीपीयू ड्राई सोल्डर है तो जंपर की ज़रूरत नहीं है। सीपीयू अगर अंदर से फॉल्टी है तो बात बनेगी ही नहीं। सीपीयू अंदर से फॉल्टी है तो बात नहीं बनेगी। सीपीयू के अंदर अगर जो यहाँ का लाइन ओपन है तो हम माइक्रो जंपर खींच लेंगे। तो एक बार वो सीपीयू सामने बता दीजिए, तो इधर कहाँ है सीपीयू कैमरा में? देखा जी, ये कोना था ना, इसको ऐसे पलटा दे तो ये कोना आ जाएगा जी। हाँ अभी और एक हाँ एक बार जी आ गया। रखिए ऐसे सामने ऊपर जी, नहीं नीचे आए, बस यहाँ है, ये इधर है ना, एकदम कोने में है। तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो एक बार इसको है ना रिबॉल कर दिए, सीपीयू को उठा के देखो। ऑलरेडी पहले रिबॉल हुआ है, वो जिसने मुझे दिया ना उसने बोला था 4-5 मंथ पहले मैंने रिबॉल करके प्रॉब्लम मतलब डेड आया था, उसने रिबॉल करके रिपेयर किया था। फिर 5-6 मंथ के बाद ये फॉल्ट आया, उसने फिर WTR ये सब सीपीयू को उसने नहीं छेड़ा है। तो हम ट्राई करते हैं, शायद हो सकता है सीपीयू एक काम भी कर सकते हैं। सीपीयू को खाली हीट दे के भी देख सकते हैं। एक बार ये ट्राई कर लीजिए, सीपीयू को है ना पेस्ट लगा के हीट दे के थोड़ा हिला के देख लीजिए, फिर वहाँ का जीआर देख लेंगे। अगर जीआर बन गया तो सीपीयू उठाना की ज़रूरत नहीं है, नहीं बना तो फिर सीपीयू उठाएंगे। एक बार ऐसे कर लीजिए। देखिए अभी हमने एक बार ट्राई किया है, सीपीयू शायद हो सकता है ड्राई सोल्डर हो, तो पेस्ट लगा के हीट लगा के हमने ट्राई किया है।
हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा GR वैसे का वैसा ही है या फिर उसमें कोई चेंजेस हुआ है। अगर ये वैसे के वैसा ही होगा तो फिर हमें कंपलसरी CPU उठा के ही देखना पड़ेगा, और अगर GR में चेंजेस हो गया उसका मतलब CPU ड्राई सोल्डर था, तो एक बार फिर से वो GR चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को अभी डायोड मोड में रखना है, और किसका GR, इस कैप का GR था ना, ये वाला क्लॉक लाइन, इसका जी, इसका अभी GR देखिए। अभी ये अब सही देखिए, अभी ये GR है। एक बात ये भी है कि वो यूज़र जो मतलब जो जिसने मुझे टेक्नीशियन ने दिया, अभी तो GR कितना आया है 500, मतलब 500 से डाउन है ना थोड़ा, हाँ, तो वो GR के अकॉर्डिंग अभी शायद सर्किट ओके हो गई है। लेकिन वो जो टेक्नीशियन है वो मुझे क्या बोला था कि मैं WTR IC को निकाल के रिबोल करके लगाता था तो कुछ टाइम चलता था, जैसे बोर्ड को पैक करता था तो फिर ये सेम कंडीशन था। तो हो सकता था कि CPU ड्राई सोल्डर था, जब मतलब कुछ टाइम हीट लग जाती थी तो कनेक्टिविटी हो जाती थी, पैक करने से थोड़ा बोर्ड उधर उधर होता था, तो इस तरह से है। तो अभी हमें भी ऐसे ही करना है, एक बार देख लेते हैं कि हमारा काम बन गया है कि नहीं। अगर बन गया है तो थोड़ी देर के बाद फिर एक बार सिम ट्रे निकाल के लगा के ट्राई करेंगे कि ऐसा फिर से हो जाता है, नहीं हो जाता है तो फिर हमें कंपलसरी CPU से अंडर जंपर निकाल के, हो सकता है ड्राई सोल्डर हो। तो अब देखिए वहाँ DSO से ही एक बार वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। सिम बाद में लगाएंगे, मतलब मोबाइल को बाद में देखेंगे। पहले जो डाटा नहीं बन रहा था GR के अकॉर्डिंग, तो अभी लाइन 500 के नीचे चली गई ना, अब हमारा डाटा वहाँ बन रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं DSO से। अभी यहाँ का GR जो है अभी हमने चेक किया था तो करीब करीब 500 से नीचे आ गया था। तो एक बार हम फिर से यहाँ जो क्लॉक नहीं बन रहा था बूटिंग के टाइम, ये बन रहा है कि नहीं वो एक बार देख लेते हैं। तो एक बार फिर से देखिए DSO अभी ऑन रखा है, अभी एक बार चेक करिए। देखिए ऑन हो गया है। अब 1 2 3 4 5 6 7 पे क्यों आ गया? क्योंकि हाँ पहले ऑन करके जहाँ प्रोब लगाने में टाइम लग गया ना, इसलिए 7 पे आ गया। देखिए ये अभी पहले यहाँ क्लॉक नहीं बन रहा था, अभी यहाँ क्लॉक बन गया है। अब जो क्लॉक बन गया है इधर, तो यहाँ हमारा जो बैंड सिलेक्शन ऑप्शन काम नहीं कर रहा था वो काम कर रहा है कि नहीं, वो भी एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारा बैंड सिलेक्शन ऑप्शन जो है वो पहले काम नहीं कर रहा था, अब वो काम कर रहा है कि नहीं। देखिए तो सबसे पहले देखिए इसमें नेटवर्क भी आ गया है। ये देखिए इसके अंदर यहाँ एयरटेल में और नेटवर्क टाइप में ये बैंड सिलेक्शन ऑप्शन देखिए आ गया ना। अब जो यहाँ अगर हम टच करेंगे 3G पे तो 3G भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी फिर से इसमें नेटवर्क टाइप में जाएंगे, देखिए 3G हो गया। जब फिर से यहाँ 4G सेट करेंगे तो 4G भी सेट हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार यहाँ देखो 4G हो गया, और यहाँ नेटवर्क भी है ना, इसके अंदर नेटवर्क भी है। एक बार हम कॉलिंग करके भी देख लेते हैं। ये कॉलिंग लग गया, लेकिन इसमें वो सेंसर है वो काम मतलब सही से बॉडी फिट नहीं है ना। हिंदी के लिए 2 दबाएं, फॉर इंग्लिश
Press 3. हो गया ना? देखिए, नेटवर्क फॉल्ट जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, ये सारा चीज़ है। इसमें तो चीज़ ऐसा था कि सीपीयू को हीट दिया, ड्राई सोल्डर था, ये हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन सीपीयू ड्राई सोल्डर हो, कभी लाइन ओपन भी होती है। ये दुनिया जो है ये ड्रॉ किया है, उससे क्या फॉल्ट होता है, ये यहाँ जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है उससे मोबाइल में क्या फॉल्ट होता है? नो सर्विस। नो सर्विस में रेडियो ऑफ। जब कोई मोबाइल में रेडियो ऑन होता है उस टाइम आपको इसको चेक ही नहीं करना है। जिस मोबाइल में रेडियो ऑन होता है तब आपको ये देखना ही नहीं होता है। इससे तो रेडियो ऑफ होता है, आपका मोबाइल में तो रेडियो ऑन है, तो उसके लिए क्या देखना है? जब नो सर्विस में रेडियो ऑन है और नो सर्विस है, उसके लिए क्या देखना है? तो उसके लिए जो देखना है वो आगे हम क्लास में समझेंगे कि इसके लिए हमें क्या देखना है। वो बहुत बड़ा हिस्सा है ना। फिर बहुत और भी नेटवर्क के और भी फॉल्ट है, ऐसा नहीं कि इतने से ही नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। नेटवर्क का जब सेक्शन चलेगा ना, तब हम एक एक हिस्से को अलग अलग फॉल्ट के हिसाब से बहुत क्लियर समझेंगे। तो एक बार ये जो क्या नाम बताया था, राहुल भाई के लिए क्लेम कर देते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ आके हिम्मत रखना, और हमारे पास ऐसे केस आते रहते हैं। आप भी बहुत सारे मोबाइल लेके आए होंगे, तो अलग अलग टाइम पे जब हमारे पास जो कंडीशन आएगी तब हर एक को एक एक करके यहाँ आके मतलब यहाँ काम करना है। वहाँ बैठ के या अपने टेबल पे बैठ के और यहाँ आके करने में बहुत डिफरेंस होता है। ये अगले कुछ दिनों के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे। जो मेरे पास अलग अलग फ़ोन आएंगे, इस तरह से हम बनाएंगे, आपके पास भी होंगे उस तरह से। लेकिन एक चीज़ होती है कि ऐसे जब हम बनाते हैं ना, तो टाइम पीरियड हमारा देखना, पूरा आधा दिन चला जाता है ऐसे ही। आपका 2 घंटा तो मिनिमम इसके अंदर चला गया। तो वो चीज़ है कि इसके अंदर टाइम चाहिए ऐसे चीज़ में, लेकिन ऐसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे आप भी लेके आएंगे होंगे ना मोबाइल, तो जब सेक्शन जो चलेगा, आपके पास जो केस होगा, ऐसे हम देखेंगे। नॉलेज है तो सब कुछ इजी है, नॉलेज नहीं है तो फिर ट्राई करके हमें ट्राई करना पड़ता है। चलिए, इस केस स्टडी में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जी।